हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग हाउ हुकाई को चैलेंज करते हुए उसे बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था और देखते ही देखते उसने फायरी क्वीन की मदद से वहां पे हुकाई को बहुत ही बुरी तरह से हरा भी दिया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पर हुकाई को तो अपनी ये हार हजम ही नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पॉइजनस नीडल का इस्तेमाल करते हुए पीछे से ही फेंग हाउ के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन फेंग हाउ ने वहाँ पे उसके अटैक को उसकी तरफ ही मोड़ते हुए वहाँ पे उल्टा उसकी ही एक आंख को फोड़ दिया था, जो देखकर तो हुकाई के पिता मास्टर होली वहाँ पे फेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए बैटल अरीना में आ चुके थे। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि फेंग हाउ को बचाने के लिए फेंग फैमिली के ग्रेट एल्डर भी बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहां होस्ट एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फेंग हाउ अपनी ये फाइट भी जीत चुका है, तो अगर उसे यहाँ पे कोई और भी चैलेंज करना चाहता है तो वो बैटल अरीना के अंदर आ सकता है। लेकिन होस्ट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग हाउ को चैलेंज करने के लिए वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर कोई भी नहीं आता, जिसका मतलब था कि फेंग हाउ अब ऑफिशियली इस कॉम्पिटिशन को जीत चुका था। जो देखकर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए लोगों ने तो वहाँ पे फेंग हाउ के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे, जो देखकर होस्ट एल्डर भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है अब जब फेंग हाउ को यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहता तो इस साल की जूनियर ट्रायल कॉम्पिटिशन का विजेता है फेंग हाउ। और होस्ट एल्डर के इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी जोरों शोर से नारे लगना शुरू हो चुके थे। इवन वहाँ पे फेंग हाउ की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए फायरवर्क भी होने लगा था, जो देखकर फेंग हाउ को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जबकि फेंग फैमिली के ग्रेट एल्डर को भी वहाँ पे फेंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, जबकि फेंग हाउ के कजन फेंग ली को तो वहाँ पे उससे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वो गुस्से से कहता है कि इसकी किस्मत बस अच्छी थी, वरना इस जूनियर ट्रायल कॉम्पिटिशन को जीत पाना इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी आसानी के साथ कर सकता था। अब फेंग ली की ये बात सुनकर उसका पिता वहाँ पे उसके सर में मारते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम खुद को इतना ही ज्यादा ताकतवर समझते हो तो जब फेंग हाउ ने तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तुम्हें चैलेंज किया था तो तब तुम आगे क्यों नहीं बढ़े थे। तभी फायरी क्वीन भी बाहर आकर वहाँ पे स्माइल करते हुए फेंग हाउ से कहती है तो कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें जीत कर, जिसपे फेंग हाउ जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन फायरी क्वीन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी ये शुक्रिया वुक्रिया नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे कहे हुए 10 बंद ला कर दो जिनका तुमने मुझसे वादा किया था। फायरी क्वीन की ये बात सुनकर बेचारा फेंग हाउ भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका उधार अभी चुका देता हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग हाउ को वापस आते हुए रात हो चुकी थी। लेकिन फेंग हाउ तो वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो भागते हुए सीधा अपने मेंशन के अंदर आ चुका था, जहाँ मेंशन के अंदर आते ही वो वहाँ पे अपनी माँ का नाम चिल्लाने लगा था, जो सुनते हुए उसकी माँ भी जल्दी से उससे मिलने के लिए चली जाती है। तभी फेंग हाउ जल्दी से वहाँ पे अपनी माँ के पास आकर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उन्हें बताता है माँ मैं आज का जूनियर ट्रायल कॉम्पिटिशन जीत गया, जिसके चलते अब हमें फेंग फैमिली से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी माँ वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो बेचारी खुशी के मारे वहाँ पे रोने लगी थी और वो खुशी से अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है मेरे बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। अपनी माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग हाउ को वहाँ पे जूनियर ट्रायल कॉम्पिटिशन की बातें याद आने लगी थी, जहाँ ग्रेट एल्डर ने फेंग हाउ से खुश होते हुए उसे अपने पिता की पोजीशन देते हुए उसे ही फेंग फैमिली का अगला सेक्रेटरी लीडर बना दिया था। और उसी के साथ साथ ग्रेट एल्डर ने वहाँ पे फेंग हाउ से वादा भी कर दिया था तुम्हारे पिता फेंग चेन को बचाने के लिए हमारी फेंग फैमिली को जितने मर्जी हाई लेवल के एलेक्सेस का इस्तेमाल करना पड़े, हमारी फेंग फैमिली कभी भी पीछे नहीं हटेगी और तुम्हारे पिता को जितना ज्यादा अच्छा हो सकेगा उतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेगी। जो सुनकर तो फेंग हाउ ने भी वहाँ पे खुश होते हुए ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा किया था और ये सारी बातें याद करते हुए फेंग हाउ ये सारी बातें वहाँ पे अपनी माँ को भी बता देता है और उसी के साथ वहाँ पे अपनी माँ से वादा करते हुए कहता है माँ आप फादर के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द उनका इलाज करते हुए उन्हें दोबारा से ठीक कर दूंगा। अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती हैं मेरे बच्चे हमें माफ कर देना, इस उम्र में तो हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन हम तो तुम्हारे ऊपर ही बोझ बन चुके हैं। जिसपे फेंग हाउ उनकी बातों को बीच में ही टोकते हुए कहता है माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने मुझे जन्म दिया और इतने सालों तक मुझे पाला, क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है? अब आगे मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी रक्षा करूं, क्योंकि अब आपका ये बेटा फेंग हाउ बड़ा हो चुका है, तो इसलिए आप अपनी सारी परेशानियां मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हु फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग फैमिली का भी मास्टर आया हुआ था और उसी के साथ साथ वहाँ पे वो हुकाई की हालत को बहुत ही गौर से देख रहा था, जहाँ हुकाई की आंख के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी और अभी तक भी उसके ऊपर पॉइजन का असर वैसा का वैसा ही था, जिसके चलते बेचारे हुकाई को अभी तक वहाँ पे होश भी नहीं आ पाया था। ये देखकर मास्टर यंग जल्दी से वहाँ पे मास्टर होली के पास आते हुए गुस्से से कहते हैं उस फेंग हाउ ने आपके बेटे की ऐसी हालत कर दी, तो इस सब के बावजूद भी आप यहाँ पे इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं? अब तक तो आपको उस लड़के को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर यंग की ये बात सुनकर भी मास्टर होली वहाँ पे अपनी वाइन को पीते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं देते, लेकिन फेंग हाउ को लेकर उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे मास्टर यंग वहाँ पे और भी ज्यादा भड़काते हुए कहते हैं ऐसे चुपचाप बैठे मत रहो, उस लड़के ने जैसे तुम्हारे बेटे को इंजर्ड किया है उसके बदले में तुम उसे बुरी तरह से खत्म कर दो, लेकिन अगर फिर भी तुम यहीं पे बैठे रहना चाहते हो तो बैठे रहो, लेकिन मैं शांति से नहीं बैठने वाला, क्योंकि आज उसने सबके सामने मेरे बेटे का हाथ तोड़ते हुए हमारी यंग फैमिली की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है, जिसका बदला मैं उस लड़के की मौत से लूंगा। और ये कहकर मास्टर यंग गुस्से से वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन मास्टर होली अचानक उसे वहाँ पे
पे रोकते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी किस बात की है, रुको तो सही, अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। और मास्टर वुली के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे पूरे रूम के अंदर वहाँ पे डिमोनिक ऑरा फैलने लगा था। और देखते ही देखते उस डिमोनिक ऑरा के अंदर से वहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि देखने से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसे देखते ही मास्टर वुली जल्दी से वहाँ पे उसके सामने जोकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, डीमन मास्टर फाइनली आप आ गए, मैं यहाँ पे आपका ही इंतजार कर रहा था। और ये कहकर मास्टर वुली वहाँ पे मास्टर यंग का भी उस डीमन मास्टर से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ये सीनियर मास्टर शैडो डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब ये सुनते ही मास्टर यंग भी जल्दी से उसे वहाँ पे ग्रीट करता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस डीमन मास्टर से बात करते हुए कहता है कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें डीमन लॉर्ड के मैसेंजर से मिलने का मौका मिल पा रहा है। लेकिन वो डीमन मास्टर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ मास्टर यंग की बातों को इग्नोर करते हुए सीधे वहाँ पे हुकाई के पास चला गया था। और हुकाई की हालत को देखते ही वो डीमन मास्टर वहाँ पे समझ चुका था कि हुकाई के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो डीमन मास्टर अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिमोनिक डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुकाई की बॉडी के अंदर मौजूद सारे पोइजन को वहाँ पे अपने अंदर खींचने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में उस डीमन मास्टर ने हुकाई की बॉडी के अंदर मौजूद सारे पोइजन को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। जिसे निकालने के बाद वो डीमन मास्टर वहाँ पे मास्टर वुली से कहता है कि आपके बेटे की बॉडी के अंदर मौजूद सारे पोइजन को तो मैंने बाहर निकाल दिया है, लेकिन मैं इसकी आंख को ठीक नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि ये हमेशा हमेशा के लिए एक आंख से अंधा हो चुका है। अब उस डीमन मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर वुली को वहाँ पे फेंग हाओ के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, फेंग हाओ अगर मैंने तुमसे अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी हुली नहीं। मास्टर हुली की ये बात सुनकर वो डीमन मास्टर उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि अब उस लड़के फेंग हाओ को खत्म करना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो पहले वाला फेंग हाओ नहीं रहा, बल्कि अब तो फेंग हाओ एक जीनियस बन चुका है जिसने अपने से ज्यादा लेवल वाले कल्टीवेटर तक को भी हरा दिया, जिसका मतलब है कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और अगर एक बार वो बड़ा होते हुए ताकतवर बन गया तो वो अपनी फेंग फैमिली को भी बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगा। तुमने देखा नहीं कि कैसे उसकी फेंग फैमिली ने भी आज उसे दोबारा से अपना लिया, जिसका मतलब है कि आगे चलकर फेंग हाओ की फेंग फैमिली ही इस पूरी यूलैंड सिटी के ऊपर राज करने वाली है और बाकी की तीनों मेजर फैमिलीज बस फेंग फैमिली की गुलाम ही बनकर रह जाएंगी। और तुम दोनों तो हमेशा से फेंग फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन रहे हो, तो खुद ही सोच लो उस समय तुम्हारा क्या अंजाम होगा। उस डीमन मास्टर ने वहाँ पे उन दोनों ही मास्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया था। असल में वो डीमन मास्टर खुद भी फेंग हाओ को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर वो उनके पूरे डीमन क्लैन के लिए भी खतरा बन सकता था। इसलिए वो डीमन मास्टर पहले से ही उन दोनों मास्टर्स के हाथों से वहाँ पे फेंग हाओ को मरवाना चाहता था, जिसकी उसने वहाँ पे चिंगारी भी लगा दी थी। इसलिए वो दोनों ही मिलकर वहाँ पे फेंग हाओ को निपटाने का प्लान बनाने लगते हैं, जो देखकर तो उस डीमन मास्टर के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके यहाँ पे आने का मकसद जो पूरा हो चुका था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता रहा, फेंग हाओ को उसी जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ उसने पहली बार अपनी डिवाइन बॉडी को अवेकन किया था। और आज भी फेंग हाओ वहीं पे बैठा हुआ हाई लेवल मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि फेंग हाओ के आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फैल चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए फेंग हाओ लगातार वहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे वो वहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू के क्लोज आ रहा था, वैसे वैसे ही फेंग हाओ को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन भी होना शुरू हो चुका था। और अचानक से ही वहाँ पे उसके सोल सी रेलम के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि फेंग हाओ की आंखें दोबारा वहाँ पे खुल चुकी थी और उसी के साथ वो वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने में नाकाम हो गया था, जो देखकर फेंग हाओ भी वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहता है कि इस बार तो मैं अपने ब्रेक थ्रू के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका था, तो इस बार मैं नाकाम कैसे हो गया। और ये कहकर वो अपने ऊपर ही गुस्सा निकालते हुए कहता है कि आखिर मैं बार बार हाई लेवल मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू करने से नाकाम क्यों हो रहा हूँ। जिसपे फायरी क्वीन भी बाहर आकर वहाँ पे फेंग हाओ के मजे लेते हुए कहती है, क्योंकि गॉड तो सब देख रहा है कि लोग नीचे क्या क्या कर रहे हैं। अगर तुमने अपने वादे के मुताबिक मुझे सभी बंद दिला दिए होते तो शायद अब तक तुम हाई लेवल मार्शल आर्ट में भी ब्रेक थ्रू कर चुके होते। लेकिन फेंग हाओ तो वहाँ पे फायरी क्वीन की बात को बुरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है कि भले फेंग फैमिली के अंदर मुझे मेरी पोजीशन वापस मिल चुकी है, लेकिन फेंग फैमिली की तरफ से दी हुई एलेक्सिस का मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी खास असर नहीं हो रहा। मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब फेंग हाओ को वहाँ पे इस तरह से अपनी बातों को इग्नोर करते हुए देखकर तो फायरी क्वीन भी वहाँ पे गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग हाओ तो वहाँ पे जीनर की यादों में खो चुका था। जीनर जो उसकी इकलौती दोस्त थी, वो लूजर होने के बावजूद भी हमेशा फेंग हाओ को साथ दिया करती थी और वो दोनों बिल्कुल इसी जगह पे ही मिला करते थे। और आज फेंग हाओ को वही पल याद आ रहे थे जब जीनर जाने से पहले एक आखिरी बार फेंग हाओ से मिलने के लिए आई थी और उस समय उसने वहाँ पे उदास होते हुए फेंग हाओ से बोला था कि मुझे अब जाना होगा। हालांकि मैं तुमसे अलग तो नहीं होना चाहती, लेकिन मेरे पिता मुझे कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। वो मुझे जबरदस्ती ज़ुआनवू एकेडमी में भेज रहे हैं। जिसपे फेंग हाओ ने भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए बोला था कि तुम चिंता मत करो, कुछ सालों बाद मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ज़ुआनवू एकेडमी में आ जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर अपनी आगे की कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे। फेंग हाओ की ये बात सुनकर तो जुनर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फेंग हाओ से अलविदा होने से पहले पहले उसने अपना सबसे प्यारा जेड पैंडेट भी वहाँ पे फेंग हाओ को दे दिया था, जो कि बचपन से उसके साथ था। जिसे वो फेंग हाओ को देते हुए कहती है कि मेरा ये जेड पैंडेट हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। और यही सब याद करते हुए फेंग हाओ की आंखें भी वहाँ पे दोबारा खुल जाती हैं, जहाँ उसे जुनर की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि
क्या वहाँ पे वही समय हो चुका था जब जुनर उसे वापस घर बुलाने के लिए आया करती थी, और ये याद करके फेंग हाउ भी दोबारा घर जाने के लिए रेडी हो चुका था। और वो फायरी क्वीन को भी अपने पास बुलाते हुए कहता है कि चलो हमारे वापस चलने का समय हो चुका है, जिसपे फायरी क्वीन भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए चुपचाप वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद फेंग हाउ भी वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो चुका था। लेकिन अभी फेंग हाउ आधे रास्ते पे ही पहुंचा था कि तभी अचानक से ही पीछे से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। लेकिन फेंग हाउ समय रहते ही उस हमले से बचता हुआ जंप कर गया था, और जब वो पलट कर पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने एक किलर दिखाई देता है, जो कि फेंग हाउ को देखकर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कह रहा था तुम्हारे सेंसेस तो वाकई काफी ज्यादा तेज है। और ये कहकर वो असासन किलर भी वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा फेंग हाउ के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसे ह्यूलन सिटी के अंदर मैन इन ब्लैक के नाम से भी जाना जाता था। असल में इनकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लोगों को मारने का काम करती थी। वहीं उस असैसिन को देखकर फेंग हाउ वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है कौन हो तुम। फेंग हाउ की ये बात सुनकर वो किलर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ फेंग हाउ को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे एक मरने वाले शख्स को इतने ज्यादा सवाल पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरा नाम जानकर भला क्या ही कर लोगे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में तो तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए उस किलर ने अचानक से ही वहाँ पे अपना डिमोनिक कोरा भी रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो कि देखते ही देखते उस डिमोनिक किलर की पावर को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा था, जो देखकर तो खुद फायरी क्वीन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और वो जल्दी से फेंग हाउ को सुधार करते हुए कहती है कि ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है, जल्दी से भागो यहाँ से। अब फायरी क्वीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग हाउ भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए फेंग हाउ से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरी चुंगल से बचते हुए यहाँ से भाग जाओगे। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही जंप के साथ सीधा वहाँ पे फेंग हाउ के सामने आके खड़ा हो गया था। और फेंग हाउ वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उस डीमन कल्टीवेटर ने आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फेंग हाउ को हिट करके उसे उठाकर वहाँ पे काफी पीछे फेंक दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि फेंग हाउ की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि इसके और मेरे बीच में पावर लेवल का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं कुछ भी करके इसे यहाँ पे हेड टू हेड टक्कर तो नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे इसे बचने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। और ये कहकर फेंग हाउ सबसे पहले तो वहाँ पे अपनी हीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए खुद को वहाँ पे हील करने लगा था, और साथ ही साथ वहाँ पे अपने मन में ये भी कह रहा था कि इस डीमन कल्टीवेटर की तो स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, जिसका मतलब है कि मैं इसे यहाँ पे चकमा देकर भाग भी नहीं सकता, तो फिर आखिर अब मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। वहीं फेंग हाउ को वहाँ पे खुद को इस तरह से हील करते हुए देखकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम मरने से पहले खुद को हील क्यों कर रहे हो, खुद को इतनी ज्यादा तकलीफ मत दो। और ये कहकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से फेंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार फेंग हाउ ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसे ही उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन कल्टीवेटर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे वो डीमन कल्टीवेटर समय रहते जंप करते हुए डॉज कर गया था। लेकिन उसी के साथ साथ वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये बच्चा मेरी पंप टेक्निक को खाने के बाद भी इतनी जल्दी मूव कैसे कर पा रहा है। तभी फेंग हाउ वहाँ पे चलाकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी जगह पे खड़ा होते हुए फेंग हाउ से कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ पे किसने भेजा है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आज मैं तुम्हें किस तरह से अपने हाथों से मारने वाला हूँ। अब उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर फेंग हाउ भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आकर ट्राई करके देख लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे किसकी जान लेता है। और ये कहते हुए वो दोनों ही वहाँ पे आमने सामने आ चुके थे, और उसी के साथ साथ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि अचानक से ही वहाँ का पूरा मौसम भी बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत ही भयानक टोर्नेडो भी बनने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम फेंग हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सबसे पहले अपनी टाइगर क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही हम देखते हैं कि फेंग हाउ के पीछे वहाँ पे एक टाइगर बीस्ट की स्पिरिट भी आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए फेंग हाउ ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सीधा उस डीमन कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन वो डीमन कल्टीवेटर भी कम ताकतवर नहीं था, उसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही सोर्ड स्लैश के साथ न सिर्फ फेंग हाउ के टाइगर स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ फेंग हाउ को भी वहाँ पे एक बार फिर से उठाकर पीछे फेंक दिया था। जबकि इसी बीच फेंग हाउ की नजर वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर पड़ती है, जैसे अचानक से ही फेंग हाउ ने वहाँ पे किक मारते हुए उसी डीमन कल्टीवेटर की तरफ ही फेंक दिया था, जैसे उस डीमन कल्टीवेटर ने भी वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ दिया था। पर इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग हाउ वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन कल्टीवेटर भी फेंग हाउ को वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए उसने वहाँ पे समय रहते ही एक बार फिर से फेंग हाउ के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे फेंग हाउ का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपने इन बच्चों वाली ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इतनी आसानी से भाग जाओगे यहाँ से। और ये कहकर तो अब उस डीमन कल्टीवेटर ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपने डैगर की मदद से लगातार फेंग हाउ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे फेंग हाउ भी बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा रहा था। लेकिन इसी बीच वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से मौके का फायदा उठाकर अपनी पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फेंग हाउ के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते फेंग हाउ एक बार फिर से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और इस तरह
बार बार पीछे गिरने की वजह से फेंगाओ वहाँ पे उस टोर्नेडो को भी क्लोज जाता जा रहा था। और जैसे ही फेंगाओ वहाँ पे उस उठने वाले टोर्नेडो को देखता है तो उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। जबकि इसी बीच वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मर्चेंट ऑफ डेथ की तरह धीरे धीरे फेंगाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, बच्चे अब मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यही गॉड ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जिसपे फेंगाओ भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी जगह पे खड़ा होते हुए वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है कि मुझे गॉड ने अपनी किस्मत को खुद से लिखने का मौका दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे जैसे घटिया कल्टीवेटर के हाथों से तो कभी भी नहीं मरने वाला। अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक योद्धा की तरह फाइट करते हुए मरूंगा, क्योंकि गॉड बचपन से लेकर अब तक मेरे काफी इम्तिहान ले चुके हैं, पर अब आगे अपनी किस्मत को लिखने की बारी मेरी है। और ये कहकर फेंगाओ ने अचानक से ही वहाँ पे सीधा वहाँ पे उस टोर्नेडो की तरफ भागना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो खुद उस डीमन कल्टीवेटर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगाओ जैसे जैसे उस टोर्नेडो के अंदर जा रहा था उसे वहाँ पे काफी तेज थंडर लाइटनिंग के झटके भी लग रहे थे, पर फेंगाओ वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए बस आगे ही बढ़े जा रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।